हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पूर्व के वीडियो में आपका डाइसैकेराइड टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज से जुड़े हुए संबंधित क्वेश्चन बताए। और उसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है बताएं। पॉलीसैकेराइड क्या है बताएं। देखिए पॉली शब्द से ही पता चल रहा है आपको, पॉली यानी अनेक। आंसर में देखिए नंबर 1 पॉइंट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुलक जिनकी अत्यधिक संख्या यानी हजारों से लाखों तक, यानी मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुलक जिनकी अत्यधिक संख्या हो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यह है अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलीन होते हैं। इसलिए इन्हें असरदार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉलीसैकेराइडों को हम असरदार भी कहते हैं। तीसरा प्राकृतिक। देखिए पॉलीसैकेराइडों की हम विशेषताएं कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड वास्तव में होते क्या है? प्रकृति में ये वनस्पति तथा जीवों में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें जैव बहुलक या वनस्पति बहुलक भी कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4, इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का अवयव होता है। यहाँ N12 कई सैकड़ों तक होता है। न्यूनतम मान 12। ये 2 प्रकार के होते हैं। 5वां पॉइंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है समपॉलीसैकेराइड। समपॉलीसैकेराइड
इसमें समान मोनो सैकेराइड इकाइयां होती हैं। दूसरा पॉइंट है विषम पॉलीसैकेराइड, इसमें दो या दो से अधिक मोनो सैकेराइडों के बहुलक होते हैं। ये विषम पॉलीसैकेराइड और सम पॉलीसैकेराइड। अगला नंबर देखिए, छठा पॉइंट है, इसके उदाहरण जो है सम पॉलीसैकेराइड के उदाहरण देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, इंसुलिन आदि। ये तो देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में जब आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया यूनिट नंबर 4 का, तब आपको हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें मोनोसैकेराइड आपका यानी कि जो शर्करा और अशर्करा, फिर हमने अशर्करा के अंदर आपका पॉलीसैकेराइड आ गया। वो चार्ट को आप देखना, तो आपका ये टॉपिक लास्ट चलता है इस कार्बोहाइड्रेट का। तो इसके अंदर देखिए पॉलीसैकेराइड वास्तव में क्या है, क्वेश्चन। तो मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुलक जिनकी अत्यधिक संख्या कई हजारों से लाखों तक, वो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। परिभाषा यह अक्रिस्टलीय होता है, स्वादहीन होता है तथा जल में एग्रे होता है, इसलिए हम अशर्करा कहते हैं। तीसरा है प्रकृति में वनस्पति तथा जीवों में बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम जैव बहुलक या वनस्पति बहुलक कहते हैं, यानी बायोपॉलीमर्स कहते हैं, वनस्पति बहुलक कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 का मॉडल। यहाँ n=12 से 23 सैकड़ों तक होता है, स्टार्च का सूत्र है, और पॉलीसैकेराइड स्टार्च होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सम पॉलीसैकेराइड जिसमें समान मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं। दूसरा है विषम पॉलीसैकेराइड। विषम पॉलीसैकेराइड इसमें दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइडों के बहुलक होते हैं। दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइडों के बहुलक होते हैं। उदाहरण है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गोंद है, इंसुलिन आदि हमारे पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। देखिए स्टूडेंट को पॉइंट नंबर 7 है स्टार्च व सेलुलोज। स्टार्च व सेलुलोज जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, यानी स्टार्च व सेलुलोज जो वनस्पति में पाए जाते हैं जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। ये जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। तो देखिए हमने पॉलीसैकेराइड को डिफाइन किया, वास्तव में पॉलीसैकेराइड क्या है परिभाषित किया, किन किन के अंदर पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, इनका सामान्य सूत्र क्या है। तो ये सब हमने पॉलीसैकेराइड, पॉली यानी अमीन, सैकेराइड यानी शर्करा। शर्करा के अंदर अपने मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड जो अत्यधिक संख्या के रूप में पाई जाती है, हजारों से लाखों की संख्या में पाई जाती है, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम है अशर्करा। कई बार हमको क्वेश्चन नमित कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, अशर्करा क्या है पता है।
तीसरा ही पॉलीसैकेराइड है। एक्रेस्टिली है, स्वादहीन, जल में एबिले जो होते हैं वो अशर्करा कहलाते हैं। ए यानी नहीं, शर्करा यानी शर्करा। इसके बाद में देखिए हम जो है वास्तव में स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है बता। देखिए इसी के अंदर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च क्या है। देखिए दूसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बायोकेमिस्ट्री आपकी एक यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको ये सारी यूनिट क्वेश्चनों की रूप में पढ़ाई है और ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके से मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो का नंबर 2 पढ़ेंगे, वो है आपका स्टार्च क्या है समझाएं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्च क्या है समझाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देखिए इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का हॉलैंड होता है। दूसरा पॉइंट है इनका मुख्य स्रोत है आपका गेहूं, मुख्य स्रोत गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू और मक्खन तथा कुछ सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये इसके मुख्य स्रोत हैं। कुछ सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यह पौधों में संग्रहित एक पॉलीसैकेराइड है। संचित जो होता है ये पॉलीसैकेराइड है। नंबर 4 पॉइंट, इसका ये मनुष्यों के आहार का मुख्य स्रोत होता है। ये मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत है जिससे ऊर्जा की पूर्ति होती है। ये देखिए स्टार्च क्या है समझाएं। तो देखिए स्टार्च क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर है इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का हॉलैंड होता है। यानी पॉलीसैकेराइड या स्टार्च की हम बात करें एन का मतलब असंख्य, और ये जो स्टार्च है ये पौधों के अंदर पाया जाता है। तो देखिए इसका मुख्य स्रोत है आपका गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू, कंद तथा कुछ सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यह पौधों में संग्रहित एक पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत होता है जिससे ऊर्जा की पूर्ति होती है। जब हम गेहूं, चावल, जौ, मक्का, सब्जियों का जब हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलेगी तो हम अपना गति करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यह मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत है जिससे हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है।
तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च की संरचना बताएं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्च की संरचना को समझाएं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, स्टार्च की संरचना को समझाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टार्च की संरचना को समझाएं या बताएं। देखिए स्टार्च देखिए पहला पॉइंट C6H10O5 का होल्डेन प्लस NH2O और ये डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। आपके असंख्य अणु है ये, तो आपका हो गया C12H22 क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा यानी ग्लूकोज एक तरीके से। अब देखिए अगली स्टेप में क्या होगा आपका C12H22 का हम जो हम गठन करा रहे हैं वो है माल्टेज एंजाइम की तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का जब गठन करा रहे हैं तो C6H12O6 ये अल्फा डी ग्लूकोज बन गया या ग्लूकोज बन गया, या आपका ग्लूकोज की दो इकाइयों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टार्च की संरचना के अंदर हमें जब जलगठन कराते हैं डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो माल्टोज का निर्माण होता है, और जब माल्टोज का जलगठन कराते हैं तो ग्लूकोज की दो इकाइयां बनती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टार्च दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। नंबर एक है एमिलोस जो जल में मिले हो। दूसरा है बी पॉइंट एमिलोपेक्टिन जो जल में मिले हो। तो देखिए हम स्टार्च की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में स्टार्च का जब आप गठन करते हैं तो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज का जब आप गठन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां बनती हैं। यहाँ स्टार्च दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। पहला है एमिलोज को हम अल्फा एमिलोज भी बोल सकते हैं, और दूसरा है एमिलोपेक्टिन जो जल में एब्रेड होता है। ये थोड़े बायोलॉजिकल वर्ड है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री चल रही है इसलिए। अब देखिए नंबर एक पढ़ेंगे वास्तव में एमिलोज क्या है। ये देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट टिप्पणी के रूप में आ जाता है एमिलोज क्या है, स्टार्च क्या है, स्टार्च की संरचना को बताएं। तो देखिए नंबर एक हम पढ़ेंगे एमिलोज। देखिए नंबर एक ये हो गया आपका एमिलोज। पहला पॉइंट है यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। इसका योगदान इतना सा रहता है 10 से 20%। दूसरा पॉइंट है यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है। तीसरा यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय
बहुलक है। तो देखिए एमिलोज की जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये देखिए हमारा आवर्त संरचना है। ये आपका बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, और ये बॉन्ड सी, और ये बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड, ये ओ, और देखिए ये आपका बहुलीकरण, ये H, ये H, ये CH2OH, ये आपका H, ये आपका OH, ये OH, और ये H, और ये H। अगला देखिए ये C, ये बॉन्ड H, और ये C, ये बॉन्ड O, बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड H, और बॉन्ड ये बॉन्ड। देखिए ये आपका CH2OH, बॉन्ड H, बॉन्ड HOH, और बॉन्ड आपका H, और ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का रेखीय बहुलक। ये जो चिन्ह है ये पॉलीमराइजेशन का है। हॉलैंड जब हमने स्टार्च का जल अपघटन किया तो माल्टोस बना। माल्टोस का जल अपघटन कर रहे तनु अम्ल की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का निर्माण होता है। ये रेखीय बहुलक होता है। अब देखिए नंबर है 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6। ये आपका 1 2 3 4 5 6। ये हो गया C1 व C4 के मध्य ग्लाइकोसिलिक 1। C1 और C4 इकाइयों के मध्य में ग्लाइकोसिलिक बंध का निर्माण हो रहा है, और ये है हमारी एमिलोज की संरचना। अल्फा एमिलोज भी हम बोल सकते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी टिप्पणी के रूप में हमें अल्फा एमिलोज दे दे तो उसमें हमें घबराना नहीं है। तो इस प्रकार से स्टार्च दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। पहला है एमिलोज, दूसरा हम पढ़ेंगे एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन तो देखिए ये हमने आपको एक रेखीय बहुलक होता है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला होता है। इस प्रकार से हमने इसको अभिक्रिया के माध्यम से भी आपको बताया कि जब स्टार्च का हम जल अपघटन करते हैं डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो माल्टोस का निर्माण होता है। माल्टोस को तनु अम्ल और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज की इकाइयां बनती हैं। और ये हमने संरचना बनाई। आपको संरचना अवश्य बनानी है, शॉर्ट टिप्पणी के रूप में आता है तो आपको बिल्कुल लिखना है। जैसे स्टार्च की संरचना को समझाएं तो वास्तव में स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो है एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। तो इस प्रकार और व्यक्तिगत संरचना यदि आपसे पूछता है एमिलोज या एमिलोज की संरचना तो आपकी संरचना बनाइए और इसके बारे में पॉइंट को लिख दीजिए। इसका जो योगदान होता है 10 से 20% होता है, जितना विजय होता है यह पर डी ग्लूकोज इकाइयों का एक रेखीय बहुलक होता है। C1 और C4 जो इकाइयां हैं वो ग्लाइकोसिलिक बहुलक का निर्माण करती है। अब देखिए इसके अंदर बी पॉइंट है, वो है एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन तो देखिए हम बी पॉइंट में हम एमिलोपेक्टिन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दो भागों से मिलकर बना है एमिलोपेक्टिन। देखिए ये आपको देखिए बी पॉइंट जो है हमारा वो है एमिलोपेक्टिन। तो देखिए एमिलोपेक्टिन के बारे में आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1 यह स्टार्च का 80 से 90% भाग बनाता है। दूसरा पॉइंट है यह जल में एब्लेट होता है। यह जल में एब्लेट होता है। इसका अणुभार उच्च होता है। और चौथा है यह एक साकेत बहुलक है। देखिए रेखीय के साकेत है।
अब देखिए हम इसकी संरचना, एमिलोपेक्टिन की संरचना, एमिलोपेक्टिन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप समझिए, सी बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी और बॉन्ड सी और बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी, बॉन्ड एच और ये बॉन्ड एच, ये सी, ये सी, ये ओ, ये सी, ये बॉन्ड सी और ये आपका एच, ये देखिए आपका ओ और ये पॉलीमराइजेशन, ये एच, ये आपका CH2OH, ये आपका एच, ये आपका HOH, ये आपका एच और ये OH, ये देखिए आपका CH2OH, ये एच और ये आपका OH और ये एच, ये OH और ये एच। अब देखिए ये आपका OH है। अब देखिए और अगली संरचना हम साकिन है, तो देखिए ये C और इससे आपका जुड़ा हुआ है CH2OH और ये आपका C, ये आपका O, ये आपका C, ये O और ये ऑक्सीजन और ये आपका H, ये आपका कार्बन, ये आपका O और ये आपका C, ये H और ये H और OH और ये देखिए आपका H और OH और ये O, ये आपका C, ये आपका C, ये C और ये देखिए ये आपका O और ये पॉलीमराइजेशन, ये होता है CH2OH, ये H, ये OH और H, ये OH और H। अब देखिए ये आपकी संरचना बन गई। अब ये देखिए जल का अणु जो है ये आपका बाहर निकल गया, समझिए संरचना को, और जब ये बाहर निकल गया तो ये O, ये आपका हो गया CH2 और ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए C1 में C4 के मध्य में ग्लाइकोसिलिक बंध बन गया और ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका C1 वैसिसिस ग्लाइकोसिलिक बंध, ये लीजिए, और ये हो गई आपकी एमिलोपेक्टिन की संरचना। ये अपना सात्विक है। तो स्टार्च मुख्य रूप से दो यौगिकों से मिलकर बना होता है और वो है आपके एमिलोस और एमिलोपेक्टिन, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। एमिलोस 10 से 20% भाग बनाता है, जल में विलय होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का एक रेखीय बहुलक होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन ये स्टार्च का 80 से 90% भाग बनाता है। ये जल में विलय होता है, उच्च अनुभाग होता है और यह साकिन एक बहुलक होता है। तो देखिए ये आपके C1 में C4 ग्लाइकोसिलिक बंध बनाते हैं जो कि साकिन श्रृंखला है, लेकिन C1 में C6 के साथ में ये साकिन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एमिलोपेक्टिन की संरचना बताती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एमिलोपेक्टिन एक साकिन बहुलक होता है। तो इस प्रकार से हमें एमिलोपेक्टिन की संरचना कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर पूछी जाती है, एमिलोस की संरचना पूछी जाती है। तो इसमें देखिए दो प्रकार के C1 और C4 ग्लाइकोसिलिक बंध बन रहे हैं, C1 C6 के मध्य में भी ग्लाइकोसिलिक बंध बन रहा है। इस प्रकार से ये आपका पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने स्टार्च, पॉलीसेकेराइड क्या है, स्टार्च क्या है, स्टार्च की संरचना को समझा है। तो ये देखिए हमारा महत्वपूर्ण, आज हमने आपको 3 क्वेश्चन
क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आगे की